Namaskar. I'm Dr. Vibha Sharma, presently working as an associate professor in Government Law College of Ajmer. Through this lecture series, I would be sharing with all of you some of the rules contained in the Indian Evidence Act 1872. इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो विभिन्न नियम दिए गए हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों के साथ में जानकारी साझा करूंगी। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक समझती हूँ कि इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से न केवल हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, बल्कि साथ ही साथ विभिन्न न्यायालयों के द्वारा और खास तौर से उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन प्रावधानों के बारे में यदि कोई स्पष्टीकरण दिया गया है या कोई एक महत्वपूर्ण कोई वाद निर्धारित किया गया है, मामला निर्धारित किया गया है, तो हम उसके भी बारे में इस लेक्चर सीरीज में जानेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बात करने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा कि भारतवर्ष में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व क्या स्थिति थी। तो संक्षेप में इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको मैंने एक स्लाइड पे लिया है। यानी भारत में साक्ष्य से संबंधित जो नियम थे वो प्राचीन हिंदू काल में किस प्रकार के थे, प्राचीन मुस्लिम काल में किस प्रकार के थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश पीरियड यानी ब्रिटिश काल में जो डेवलपमेंट्स हुए, जो विकास हुआ साक्ष्य के नियमों के संबंध में, तो उसके बारे में एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त रूप में ये जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो इन द एंशिएंट हिंदू पीरियड what we find actually is that there was a very well laid out rules relating to evidence. साक्ष्य से संबंधित जब हम देखते हैं कि प्राचीन हिंदू काल में क्या नियम थे, तो हम दरअसल पाते हैं कि साक्ष्य के संबंध में जो नियम थे वो काफी विस्तृत थे। प्राचीन हिंदू काल और प्राचीन मुस्लिम काल दोनों में ही इस तरह की हम चीजें देखते हैं जहां पर कि मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही साक्ष्य के रूप में ग्राह्य थे, उनको ग्रहण किया जाता था। न केवल मौखिक और दस्तावेजी बल्कि साथ ही साथ साक्ष्यों का एग्जामिनेशन यानी उनकी परीक्षा किस प्रकार से होगी, किन किन चीजों पर आधारित होगी, हियरसे एविडेंस यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य को कितना तवज्जो दी जाएगी, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। उसके अलावा जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हम देखते हैं यानी कि जिसे हम कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जो मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जब आपको बतलाऊंगी तो उस समय और विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य को भी प्राचीन हिंदू काल और मुस्लिम काल दोनों ही कालों में स्थान दिया गया था। लेकिन यहाँ ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ही कालों में डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाता था। परिस्थिति जन्य साक्ष्य हिंदू काल के समय में उसी पर आधारित करके हालांकि बहुत ही कम मामलों में निर्णय दिया जाता था, लेकिन जगह जगह हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के ऊपर आधारित होकर के निर्णय देने में बहुत ही कठिनाई है और उसमें बहुत ही ज्यादा ये संभावना रहती है कि गलतियां हो जाएं। तो इस कारण से हालांकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य को महत्व दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत ही सावधानी पूर्वक उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता था, जांच की जाती थी और उसके बाद में उस पर कोई निर्णय दिया जाता था। अमूमन यही स्थिति मुस्लिम काल में भी थी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के ऊपर आधारित करके कोई निर्णय पूर्णतः नहीं दिया जाता था। जहां तक संभव हो प्रत्यक्ष साक्ष्य को ही मान्य किया जाता था। प्राचीन हिंदू काल में क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे धर्मशास्त्र उपलब्ध हैं, इसलिए हमें उनमें कई सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जहां पर कि हम इस साक्ष्य के नियम को, विभिन्न साक्ष्य के नियमों को
देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ कन्फेशंस से यानी स्वीकारोक्ति से रिलेटेड नियम भी हमें दिखते हैं, और एडमिशंस यानी जो कथन कोई व्यक्ति करता है उससे संबंधित भी हम नियम इन कालों में देखते हैं। इन सभी के बारे में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अवश्य ही पढ़ेंगे। यहीं पर ही ये कहना भी जरूरी समझती हूँ मैं कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि प्राचीन हिंदू काल और प्राचीन मुस्लिम काल दोनों ही कालों में वास्तविकता में आज के समय के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम प्रावधान देखते हैं वो उस समय भी मौजूद थे, अस्तित्व में थे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय के काल के अनुसार जो उचित नियम थे साक्ष्य के वो रखे गए थे, जिनको कि आज के समय में हम जरूर ये कह सकते हैं कि वो साक्ष्य के नियमों के रूप में शायद उतने उचित नहीं हो। तो ये तो हुई एंशिएंट हिंदू पीरियड और एंशिएंट मुस्लिम पीरियड की बात। जब हम मुस्लिम पीरियड देखते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक तत्व और उभर करके आता है कि जब मुस्लिम काल था तो उस समय में जो हिंदू समुदाय थे या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे उनके ऊपर साक्ष्य के कौन से नियम लागू किए जाते थे। तो यहीं पर ही ये जानना भी जरूरी है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर प्राचीन हिंदू काल में जो साक्ष्य के नियम प्रचलित थे वही लागू किए जाते थे, और इसीलिए हम ये पाते हैं कि प्राचीन मुस्लिम काल में भारत में निवास करने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के साक्ष्य के नियम स्थानीय तथा पारंपरिक विधिक प्रणालियों पर आधारित थे। The rules of evidence were based upon the local and traditional legal systems of different social groups residing in India. तो इस तरह का जब स्थिति थी, इस तरह की स्थिति में हम ब्रिटिश काल में जब देखते हैं तो हमें मालूम है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस तरह के नियम थे वह साधारणतया हिंदुओं और मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों पर साक्ष्य के नियम लागू नहीं किए जाते थे। उस समय में जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनके ऊपर हिंदू काल के जो साक्ष्य के नियम थे वो लागू किए जाते थे, और जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे उनमें मुस्लिम काल में जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर साक्ष्य के नियम लागू होते थे वो लागू किए जाते थे। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न होती थी जबकि दो पक्ष जिनमें आपस में विवाद है उनमें से एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए साधारणतया उस समय में जो इंग्लिश प्रोवर्ब हम एक जानते हैं, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, यानी न्याय साम्य और सद्विवेक, उस पर आधारित करके अधिकतर निर्णय दिए जाते थे। साक्ष्य के ऐसे विभिन्न नियम होने के कारण और कोई सुस्पष्ट स्थिति समस्त भारत में लागू की गई हो ऐसा नहीं था। किसी सुस्पष्ट साक्ष्य के नियम को लागू करना ब्रिटिशर्स ने आवश्यक माना, और इस कारण से उन्होंने अपने स्तर पर पूरे भारत में एक ही साक्ष्य के नियम लागू हो उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। 1835 में सबसे पहला प्रयास किया गया, लेकिन 1835 का वह जो प्रयास था वह अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उसमें कई सारी विधियां इस तरह की थी जो कि सुस्पष्ट नहीं थी। उसके अलावा भारत की अपनी परिस्थितियों के कारण यह उचित नहीं समझा गया कि 1835 में जो प्रयास किया गया था उसे लागू किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं 1868 में फिर से एक बार प्रयास किया गया, और 1868 तक जो ड्राफ्ट बना था उसमें कुछ प्रोविजंस सर हेनरी मेन ने भी ऐड किए थे, और 1868 का ये जो ड्राफ्ट था इसको हम कह सकते हैं सर हेनरी मेन ने प्रस्तुत किया था। लेकिन इसके भी जो विभिन्न प्रावधान थे उनको जब बारीकी से पढ़ा गया तो उस समय में भी यही महसूस किया गया
कि इसमें अंग्रेजी विधि यानी आंग्ल विधि इंग्लिश लॉ का बहुत अधिक पुट है, जो कि भारत की परिस्थितियों में लागू किया जाना उचित नहीं होगा. It will actually not be feasible to apply those principles of English law in the Indian circumstances. 1870 में फिर से एक बार प्रयास करना शुरू किया गया और इस बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भारत की क्या विशिष्ट परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि ताकि भारत में जो साक्ष्य के नियम लागू हों वो सभी लोगों पर समान रूप से हम लागू कर सके, इस दृष्टिकोण से ड्राफ्ट बनने की तैयारी होना प्रारंभ हुआ, जिसे हम 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के रूप में देखते हैं. So the Indian Evidence Act came into existence in 1872. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू हुआ. लागू होने की तिथि 1 सितंबर 1872 थी. इसे सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था और इन्होंने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव है बहुत सारी बातों में भारतीय परिस्थितियों को विशेष करके ध्यान में रखते हुए नियम प्रतिपादित किए. Indian Evidence Act contains 11 chapters. It is divided in 11 chapters, we can say that, and it contains 167 sections all in all. ये 11 अध्यायों में भागों में विभाजित है और इसमें टोटल 167 प्रावधान हैं, धाराएं हैं. जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने सिविल तथा आपराधिक मामले, प्रक्रिया और अधिकार, 3 बातों को लिखा है. सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, प्रोसीजर एंड राइट्स. तो यहाँ ये बतलाने का आप लोगों को प्रयास है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये सिविल और आपराधिक मामले दोनों पर ही लागू होता है. दोनों पर ही लागू होता है से क्या अर्थ? तो हम सभी जानते हैं कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में ही साक्ष्यों से मामले को निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ती है. तो उनके संबंध में साक्ष्यों को प्रस्तुत किए जाने की क्या प्रक्रिया होगी और जब ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं तो उनमें यदि किसी का अधिकार सिद्ध होता हो तो अधिकार भी होगा. तो इस संबंध में कुछ प्रावधान जो अधिकारों से भी डील करते हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित हैं. भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल तथा आपराधिक मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया के प्रावधान करता है और साथ ही साथ किन्हीं किन्हीं मामलों में अधिकारों के भी बारे में प्रोविजन करता है. सुविधा के लिए इस पूरे अधिनियम को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है. पहला, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों की सुसंगतता. ये 2 अध्यायों में इसके संबंध में हम प्रावधान देखेंगे. उसके बाद में जो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 चैप्टर्स हैं, उसके बाद में फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, इसके संबंध में प्रावधान अध्याय 3 में है. ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित प्रावधान अध्याय 4, 5 और 6 में है, 3 अध्यायों में है. और तीसरे भाग को हम पाएंगे कि उसमें हम बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, जो कि अध्याय 7 में, एस्ट्रोपल यानी कि विबंध, जो कि चैप्टर 8 में, विटनेस एंड देयर एग्जामिनेशन, साक्षी एवं उनकी परीक्षा, 2 अध्यायों 9 और 10 में, तथा इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के संबंध में अध्याय 11 में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं. तो इन 3 भागों से आपको पता चल गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से कि यहाँ पर हम तथ्यों के संबंध में पढ़ेंगे, तथ्य क्या होते हैं, तथ्यों की सुसंगतता क्या होती है. उसके बाद में कुछ तथ्य ऐसे भी रखे गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जिनको कि साबित किया जाना आवश्यक नहीं है. ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उनके द्वारा ही हम लोग तथ्यों को साबित या ना साबित कर पाते हैं, तो उनके संबंध में भी प्रावधानों को देखेंगे. उसके बाद में जब ये साबित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इसको साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, जिसे हम बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से जानते हैं, वो देखेंगे.
विबंध का सिद्धांत, जो एक्चुअली इक्विटी यानी साम्या का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो अध्याय 8 में देखेंगे। साक्षी, जो मौखिक साक्ष्य देते हैं, तो उन साक्षियों को के बारे में और उनकी परीक्षा के बारे में इन 2 अध्यायों में देखेंगे, 9 और 10 में। और कई बार ऐसा भी होता है कि न्यायालय के स्तर पे साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अनुचित अग्रहण हो जाता है, तो उस संबंध में क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आशा है कि एविडेंस के संबंध में और खास तौर से इंडियन एविडेंस के संबंध में आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, आप लोग इस बारे में समझ चुके होंगे। Thank you so much. Keep safe and take very good care of yourselves. Thank you.